नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले आता है नगर नियोजन। देखो मित्रों, नगर नियोजन में सबसे पहले अपन बात करते हैं जल निकास प्रणाली। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी वो कैसे थी कि प्रत्येक घर में नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ सड़क पे खुलती थी, नालियाँ कवर्ड होती थी, ठीक है। नालियों के बीच बीच में चैम्बर बने होते थे ताकि उनसे कचरा अपन निकाल सके, ठीक है। सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी। ये नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरी आता है नगर योजना। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी उसके अंदर जाल पद्धति, जैसे अपन जाल बनाते हैं एक दूसरे समकोण पे धागे करते हैं, तो ऐसे ही सड़कें समकोण पे कटी होती थी। उनके जो मकान होते थे, भवन होते थे, वो आयताकार होते थे, ठीक है मित्रों। फिर आता था अपने प्रथम सड़क। देखो, प्रथम सड़क किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख सड़क होती थी, जो मुख्य सड़क कह सकते हैं अपन, उसको प्रथम सड़क कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आता है पूर्वी सड़क। देखो, प्रत्येक नगर में जो प्रवेश होता था वो पूर्व दिशा की ओर से ही होता था, तो उसे पूर्व सड़क कहा जाता था। प्रवेश की जो नगर में प्रवेश के लिए सड़क होती थी वो पूर्व दिशा से ही होती थी, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड सड़क किसे कहा गया है? देखो मित्रों, ये अपनी प्रथम सड़क है मान लो, ठीक है, और ये अपनी प्रवेश सड़क है जहाँ पर दोनों मिलती थी। उस जगह को अपन बोलते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है उसको, ठीक है मित्रों। आगे अपन चलते हैं दुर्ग। देखो, मैंने ये ऊपर उत्तर दिशा है अपनी, ठीक है, इधर पूर्व है अपनी, तो आप समझिए जो नगर होता था वो तो पूर्व की ओर होता था, और जो दुर्ग होता था वो होता था अपने पश्चिम दिशा की ओर होता था, ठीक है। तो दुर्ग तो पश्चिम की ओर होता था और जो नगर होता था वो अपने होता था पूर्व की ओर होता था, ठीक है मित्रों। चलो आगे आता है, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है देखिए जरा, अपन देखते हैं लोथल। देखो, वैसे क्या होता था कि जो दुर्ग होता था उसके ही क्या होती थी, प्राचीर बनी होती थी। लेकिन लोथल और सूरकोटड़ा दोनों गुजरात के अंदर है। वहाँ पे क्या है कि जो नगर है और जो अपना दुर्ग है, दोनों के प्राचीर, दोनों के चारों ओर दीवार बनी हुई है। ऐसा और कहीं पे भी नहीं, केवल लोथल और सूरकोटड़ा में ही है जो दोनों की गुजरात के अंदर है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा जो अपना कालीबंगा है उसके अंदर, कालीबंगा में क्या है, जो दुर्ग है उसके भी प्राचीर बनी हुई है और नगर के भी क्या है, प्राचीर बनी हुई है, यानी दोनों के अलग अलग दीवारें बनी हुई है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, केवल और केवल कालीबंगा में है, ठीक है मित्रों। आगे आता है अलंकृत ईंटें। देखो, और कहीं पे भी अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, कहीं पे भी अपने को अलंकृत ईंटें नहीं मिली है, केवल केवल कालीबंगा में अपने को ऐसी ईंटें मिलती है। आगे बात करते हैं अपन, तो जो सड़कें होती है वो मिट्टी की बनी है। किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। और जो भवन होते हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे। इसमें अपवाद दो ही जगह, दो अपवाद है कि एक तो कालीबंगा, जो कालीबंगा में जो भवन बने वो कच्ची ईंटों के बने हुए। इसके अलावा एक रंगपुर, मैंने नाम दिया रंगपुर। दो स्टार लगा रखे, समझ जाना आप। दो जगह से जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, एक तो कालीबंगा है और दूसरा अपना रंगपुर है। ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने इसकी नगर योजना की एक चित्र बनाया है। ये तो अपनी है मुख्य सड़क, ठीक है, और ये है भवन। तो भवन का जो गेट होता था वो गली के अंदर खुलता है, न कि मुख्य सड़क पर। लेकिन इसका अपवाद है लोथल। लोथल में क्या हो रहा है? लोथल में उल्टा हो रहा है कि जो ये दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। बाकी सभी जगहों में जो भवन घर का जो दरवाजा है वो गली में ही खुलता है, केवल लोथल के अंदर उल्टा होता है, ठीक है मित्रों। आगे आता है, उसकी अगली विशेषता बात करते हैं, मंदिर के अवशेष नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं, देखो मित्रों, धोलावीरा। अब तक जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता नगर मिले हैं उनके अंदर उनके दो पार्ट गए हुए हैं। एक तरफ तो दुर्ग है, एक तरफ नगर, दो पार्ट है। लेकिन धोलावीरा में तीन पार्ट है, तीन भाग कर रखे हैं। एक तरफ तो आपके नगर है और दुर्ग के भी दो भाग कर रखे हैं। और जो शासनवर होता था वो प्रथम वाले बीच वाले में रहता था, ठीक है मित्रों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के तीन भाग कर रखे, तो आप क्या बताओगे आंसर उसमें? आप बताओगे धोलावीरा, ठीक है मित्रों। चलो आगे आते हैं। धोलावीरा में एक चीज़ और मिली है। क्या मिली? विशाल स्टेडियम। देखो, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा में विशाल स्टेडियम भी मिला है। इसके अलावा विशाल जलाशय, जहाँ पर बांध भी बना हुआ है, वो दोनों चीज़ें कहाँ हैं? धोलावीरा में। यानी अपन किसी कपड़े धोते हैं, धोने के लिए क्या चाहिए अपने को? पानी भी चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है।
तो जलाशय कहाँ मिला साहब अपने के धोलावीरा में मिला। और विशाल स्टेडियम खेल का मैदान होता है, ठीक है। अब दो विशाल स्टेडियम यहाँ पे क्यों मिला, आपको एक मैं और फैक्ट बताता हूँ। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं वो भारत में जितने मिले उनमें सबसे बड़ा है। धोलावीरा सबसे बड़ा नगर है। जितने नगर मिले हैं भारत के अंदर उनमें से तो सबसे बड़ा नगर है, तो सबसे बड़ा स्टेडियम भी यहीं मिलेगा, ठीक है मित्रों। चलो साहब अगली बात करते हैं ईंटें। देखो मित्रों यहाँ पे जो ईंटें मिली है उनका अनुपात क्या है, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो लंबाई 4:2:1 मिला है, ठीक है। इसके अलावा तो सबसे बड़ी ईंट मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। कहाँ मिली है मित्रों, मोहनजोदड़ो में तो सबसे बड़ी ईंट अपने को मिलती है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। चलो मित्रों अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है मित्रों। देखो सबसे पहले आता है राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग था उसका प्रभाव था यहाँ पे, ठीक है। जो महाराज होते थे उनके राजा के वो उनका प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है। इसके अलावा जो शासन वर्ग या शासन करने वाला कौन सा वर्ग होता था, वो होता था वणिक वर्ग, यानी महाजन वर्गों का प्रभाव था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसके अलावा वैसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली अपने को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा राजनीतिक जीवन के अंदर नगरों की। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अंदर केवल 6 स्थानों को ही नगर माना गया है, बाकी सभी स्थानों को नगर नहीं माने, केवल 6 कौन कौन से हैं। देखो 3 तो पाकिस्तान में हैं और 3 अपने भारत में आते हैं। कौन कौन से पाकिस्तान में, दो पाकिस्तान में एक तो आता है हड़प्पा, ठीक है। एक आ गया मोहनजोदड़ो आपके, एक आ गया आपके चहूदड़ो, ठीक है। तो 3 तो पाकिस्तान में हो गए मित्रों। इसके अलावा 3 है अपने भारत में। भारत में कौन कौन से हैं, आप ऊपर से ले लो आपके बनावली, कालीबंगा, नीचे गुजरात में आ गया लोथल, ठीक है। बनावली हरियाणा में आता है, कालीबंगा राजस्थान में आता है, गुजरात आता है अपने लोथल आता है अपने गुजरात के अंदर, ठीक है। तो 3 तो भारत में हैं और 3 ही नगर पाकिस्तान में हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, ठीक है मित्रों। चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक सेंटेंस कहा है स्टुअर्ट पीगट ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों को क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। दोनों क्या है, जुड़वा राजधानी। किसने कहा है, पीगट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। पूछा जा सकता है ये सेंटेंस किसका है, पीगट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्राग हड़प्पा स्थल। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पहले वाले हैं, यानी प्राग हड़प्पा यानी हड़प्पा काल से पहले वाले। कौन कौन से हैं, देखो ऊपर अपना जैसे हनुमानगढ़ आता है ऐसे नक्शे में, ऊपर हनुमानगढ़, इधर हरियाणा आता है। तो यहाँ वाले जितने भी स्थल आए हैं, राजस्थान के इधर हनुमानगढ़ आ गया, इधर हरियाणा आ गया। तो ये दोनों जो स्थल आए, एक तो कालीबंगा, आपके बनावली और राखीगढ़ी, ये भी राखीगढ़ी भी कहाँ है, आपके हरियाणा में है। तो ये तीनों स्थल है वो प्राग हड़प्पा स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले वाले स्थल है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन उत्तर हड़प्पा सभ्यता। देखो उत्तर हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता अंत होने के बाद में 2 सभ्यता बनी, उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। उसमें से जो दोनों स्थान मिले हैं वो कहाँ के हैं भाई, वो अपने बात कर रहे हैं, वो दोनों को दोनों कहाँ हैं, गुजरात के हैं। रंगपुर और रोजदी दोनों कहाँ हैं, गुजरात के अंदर है। ये उत्तर हड़प्पा स्थल माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मित्रों एक बात और आती है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी सबसे बड़ा स्थल बात करते हैं, नगर की परिभाषा नहीं, स्थल की बात करते हैं अपन, तो आता है गेनेडीवाल ही पड़ता पाकिस्तान में, यानी सबसे बड़ा गांव कह सकते हो अपन इसको, या स्थल कह सकते हैं अपन, वो है गेनेडीवाल। इसके बाद में आता है आपके हड़प्पा, फिर आता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। नंबर 1 पे गेनेडीवाल आता है जो पाकिस्तान के अंदर है, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो है अपना धोलावीरा, जो कहाँ पड़ता है, अपने गुजरात के अंदर आता है, वो तीसरे नंबर पर आता है। और भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है अपना धोलावीरा, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन सामाजिक जीवन की। देखो अब यहाँ के सामाजिक जीवन में आता है कि मात्र सत्तात्मक था यहाँ का सामाजिक जीवन। देखो इससे पता कैसे चला अपने को चीज़ का, देखो यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ मिली है वो मात्र शक्ति की मूर्तियाँ मिली है, तो इससे बार बार इनकी मूर्तियाँ मिल रही, तो इससे अपन का आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर मातृ देवी की ज़्यादा प्रभाव था, पितृ सत्तात्मक परिवार ने होकर यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार था, यानी
परिवार में माता की ज़्यादा चलती थी, ऐसे मान लो आप, ठीक है। इसके अलावा ये लोग क्या थे, शांति प्रिय थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे शांति प्रिय थे। ये अब बात आती है साहब, शांति प्रिय थे तो इन्होंने नगरों के चारों ओर दीवार क्यों बनाई? देखो, इन्होंने जो अपने नगर और दुर्ग के चारों ओर दीवारें बनाई थी वो केवल पशुओं से और लुटेरों से रक्षा के लिए बनाई थी, न किसी राजा विशेष से या किसी युद्ध विशेष से नहीं बनाई थी। केवल पशुओं से और कोई सर को लूटे नहीं, इसीलिए बनाई गई थी, ठीक है। तो वो लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे। आगे बात करते हैं इनका अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कौन कौन से प्रकार थे? देखो, अंतिम में आता है पूर्ण समाधिकरण, यानी शव को पूर्ण रूप से दफना दिया गया, ठीक है। आंशिक समाधिकरण क्या होता है, शव को खुले में डाल दिया, उसको जानवर खा जाता है या पक्षी खा जाते हैं, जो अवशेष बचते हैं उनको फिर दफनाते हैं, वो खिलाता है आंशिक समाधिकरण, ठीक है। फिर आता है दाह संस्कार, यानी शव को जलाना, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेष शवदान, कुछ विशेष प्रकार के शवदान के अवशेष मिले। कहाँ कहाँ? देखो, आंशिक कहाँ होता था, हड़प्पा में, ठीक है। और कलश, यानी कलश के अंदर शवदान भी मिला है, कहाँ है, मोहनजोदड़ो के अंदर। और प्रतीकात्मक, यानी किसी को शव को न जलाकर उसके कपड़ों को या और किसी चीज़ को दफनाना या उसको जलाना, वो प्रतीकात्मक शवदान कहाँ मिला है, कालीबाग के अंदर मिला है, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं हड़प्पा। देखो, हड़प्पा के अंदर लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। मोहन यानी भगवान कृष्ण का नाम है, तो अपन लोग हिंदू लोग जलाते हैं तो जलाना आ जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा में क्या करते थे, इसको दफनाते हैं, ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं अपन। चलो मित्रों, अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। देखो, धार्मिक जीवन की बात आती है, मातृ देवी यहाँ पर, यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी से यहाँ अभिप्राय क्या है? देखो, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन है? जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। उस समय निदेशक कौन था? जॉन मार्शल, ठीक है। यानी जो उत्खनन कार्य करवाया गया था वो उस समय निदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक था जॉन मार्शल, ठीक है। तो साहब जॉन मार्शल ने क्या कहा कि यह मातृ देवी से अभिप्राय क्या है? पृथ्वी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ वृक्ष पूजा की जाती थी। वृक्ष में सर्वाधिक की पूजा की जाती थी अपने पीपल की, ठीक है। जल पूजा भी यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं पुरुष देवता, यानी पशुपति नाथी पूजा। देखो, पुरुष देवता को मार्शल ने आद्य शिव कहा गया है, यानी एक शिव का ही रूप बताया है जॉन मार्शल ने, ठीक है। देखो, यहाँ दोनों बात किसने की? जॉन मार्शल ने कही है। अब साहब देखो, यहाँ पर ये बीच में आपने तस्वीर लग रही है, वो पशुपति नाथ की मूर्ति समझिए, और इसके 3 मुख होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है? देखो, इसके लेफ्ट में और राइट में। तो लेफ्ट में क्या थे? देखो, गेंडा और भैंसा, दोनों काले जानवर थे, वो लेफ्ट में थे, ठीक है। इधर हाथी और चीता यानी व्याघ्र, ठीक है। और नीचे था हिरन, यानी एक मोर मिली है, जिसके अंदर ये मोर का मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर, अपन बात करते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिली है। चलो मित्रों, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह, जिसको अपन सांटा बोलते नहीं बोलते, ऐसा स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ आता है। वो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा यहाँ अग्निकुंड मिला। देखो, ये प्रश्न विवादास्पद है, लेकिन रियल में अग्निकुंड साक्षी मिले वो केवल कालीबंगा में मिले और कहीं पे भी नहीं मिले, ठीक है मित्रों। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर पशु बलि, किसके बारे में बता रखा है? पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लिंग पूजा भी की जाती थी यहाँ पर। इसके अलावा सबसे पवित्र जो वृक्ष है यहाँ पर पीपल माना गया है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा पवित्र पक्षी जो बतख को बताया गया यहाँ पे। चलो अपन बात करते हैं आगे इसके। देखो मित्रों, आगे अपन बात करते हैं आर्थिक जीवन। यहाँ का आर्थिक जीवन था कृषि, पशुपालन, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर निर्भर था। यानी वैसे तो ये कृषि प्रधान था, यहाँ कृषि होती थी, लेकिन व्यापार भी यहाँ पर बहुत अच्छा था। व्यापार पर नगरीय सभ्यता थी, व्यापार अच्छा था यहाँ पे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 9 प्रकार की फसलें मिली है। 9 प्रकार कौन सी? देखो, 4 तो धान आ रहे हैं आपके, गेहूँ, जौ, चावल और बाजरा, ठीक है। इसके अलावा मटर, राई, खजूर और तरबूज और कपास। कपास विशेष रूप से केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली है। कि इसके देखो, यूनानी लोगों से कपास को बोलते थे सिडोन। सिडोन सभी प्राय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे जो सर्वाधिक मूर्ति मिली है जिस पशु की, वह है कुब्बड़ वाला बैल। कुब्बड़ वाले बैल की यहाँ पर मूर्ति जो मिली है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिली है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे, यानी घोड़े के बारे में वो जानकारी उनको नहीं थी। केवल कुछ ही जगह घोड़े के अवशेष मिले हैं, उनमें से बात की जाए वर्तमान जो अपन बात करते हैं वो है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जहाँ पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले केवल। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में ले अपन तो उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है मित्रों, चलो आगे आता है। ये सभ्यता कांस्य युगीन थी। क्या थी? यानी यहाँ पर कांस्य का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। लोहे से ये लोग अपरिचित थे, लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है, इससे बात करते हैं, लोहे से परिचित थे। इसके अलावा इनके जो मृद भांड होते हैं, देखो मृद भांड क्या होते हैं, जो इनके मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनका विशेष रंग था। तो विशेष रंग कौन सा रंग था साहब? वो रंग था साहब लाल और काले रंग की मृद भांड, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो आप ये जरूर पूछ लेना। ठीक है, ये लाल और काले रंग के इनके मृद भांड हुआ करते थे, यानी मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। आगे अपन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय क्या होता था मित्रों? वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। ठीक है, यानी आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप जैसे गेहूँ ले गए, गेहूँ के बदले आपको दुकानदार ने कोई चीज़ दे दी, तो वस्तु विनिमय यहाँ पे होता था। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ क्या कहा गया है? मेलुआ। मेलुआ कहाँ का गया है साहब? ये मेलुआ इसको सुमेरिया को कह सकते हैं अपन, मेसोपोटामिया में एक लेख में मेलुआ का जिक्र हुआ है। मेलुआ से जिक्र किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो व्यापार होता था, व्यापार में जो बिचौलिए होते थे, ठीक है, तो बिचौलिए कार्य कौन कर रहे थे? एक तो बहरीन द्वीप जिसका नाम बताया दिलमुन कहा गया है। ठीक है, बहरीन को। इसके अलावा माकन से भी प्राय है ओमान से। ठीक है, ओमान से मान सकते हैं। ये दोनों बहरीन और माकन, यानी दिलमुन और माकन दोनों क्या करते थे? बिचौलिया का कार्य करते थे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन इसकी कला और उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे? जैसे अपन वो आइकन बनाते हैं, स्माइल वाला बनाते तो भाव चित्रात्मक, यानी अपने भावों को चित्रों के माध्यम से समझाते थे ये। ठीक है, इनकी लिपि होती थी वो अपने दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू नहीं लिखते उस तरह से लिखी जाती थी। ठीक है, अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, बहुतों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन आज दिन तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा यहाँ की जो मोहर मिली है वो सेलखड़ी की मिली है। किसकी मिली है मित्रों? सेलखड़ी एक सॉफ्ट स्टोन होता है, यानी पत्थर होता है, मुलायम पत्थर कह सकते हैं उसको अपन, उसकी मिली है मोहर यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ की जो लिपि है वो देसी लिपि है, मतलब जो यहाँ की जो लिपि मिली है हड़प्पा की वो केवल हड़प्पा में मिली है। इसके अलावा और कहीं पे भी वो लिपि नहीं मिली, इसको देसी लिपि कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो तोल की इकाई जैसे अपन होते हैं, जैसे 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 10 आता है। ठीक है, इनकी तोल की इकाई में 16 आते थे, 16, 64, 160, 320 ऐसे आते थे। ठीक है, इकाई 16 होती थी। ठीक है, मोहरें होती थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी होती थी? अधिकांश मोहरें मिली है वो सेलखड़ी की मिली है। और आकार बहुत सारे वर्गाकार भी होता था, आयताकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था, लेकिन मोहरे में जो सर्वाधिक मोहरें मिली है वो वर्गाकार मोहरें हैं। कौन सी हैं? वर्गाकार। देखो 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसका आकार कैसा था? इसका तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो क्या थे? आयताकार थे। और इसकी जो ज़्यादा मोहरें मिली है वो है वर्गाकार। ठीक है मित्रों, ये 3 प्रश्न बनते हैं अलग अलग तरह से। चलो आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर जो मोहरें मिली है उसमें सर्वाधिक किस पशु का अंकन किया गया? वो एक सींग वाले बैल का, एक सींग वाले बैल के अधिक चित्र इसमें मिलते हैं अपने को। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आगे और आ रहा है एक और कि नारी की मृण मूर्तियाँ, यानी यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें अंदर नारी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।